काशी और पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी बुनकर भाइयों बहनों को मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार। मैंने बहुत आप लोगों की बातें सुनी। एक बात बिल्कुल साफ है कि आज उत्तर प्रदेश में बुनकरों की स्थिति बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। अब सवाल ये है कि उसको कैसे सुधारा जाए। कई तरह के सजेशंस आए हैं। एक ये कहा जा रहा है कि भाई जो 2006 में या 2007 में जो बिजली के दर का जो कानून लाया गया था या जो पॉलिसी लाई गई थी उसको बहाल फिर से किया जाए। ये बात जायज लगती है, लेकिन देखिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बुनकरों की प्रॉब्लम्स क्यों इतनी बढ़ गई। कुछ प्रॉब्लम्स तो सरकार की पॉलिसी की वजह से बढ़ गई हैं, जैसे कि बिजली का दर बहुत बढ़ा दिया गया, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही बुनकरों को, जो न्यूनतम मजदूरी जो लगाई गई थी वो भी नहीं मिल रही। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो सरकार के काबू के भी बाहर है। कुछ प्रॉब्लम्स तो सरकार के काबू में हैं, वो ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे कि पहले एक विभाग बनाया गया था हैंडलूम कॉर्पोरेशन, जो कि बुनकरों का जो प्रोडक्शन होता था उसको खरीदते थे। लेकिन आज में ये सुना है कि वो खरीद भी नहीं रहे हैं। बुनकरों का काफी पैसा बकाया है जो उनको देना था, उन्होंने पहले माल ले लिया, उसके बाद उनके पैसे भी नहीं दिए। तो ये भी होना चाहिए कि सरकार का जो हैंडलूम कॉर्पोरेशन है वो ज्यादा से पावर लूम के का उत्पादन ना खरीदे, हथकरघा का उत्पादन ज्यादा खरीदे। ये तो खैर हथकरघा वाले लोगों की बात। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम सरकार को, अगर हम संगठित होकर अपनी आवाज उठाएं तो हम सरकार को मजबूर कर सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं, सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि वो ये हमारी चीजें मान ले। आज जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये सबसे असंवेदनशील सरकार है, चाहे योगी की यहाँ हो चाहे मोदी की वहाँ हो। ये सरकार तो ना तो इसको कोई संवेदनशीलता है बुनकरों के तहत या आम लोगों के तहत। ये तो इस देश को बांटना चाहती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, इस आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। इसने हमारे सारे जो संस्थान बनाए गए थे देश की व्यवस्था चलाने के लिए, मतलब सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पुलिस एजेंसीज, सबको अपने कब्जे में ले लिया है और अपने फायदे के लिए उनसे काम करवा रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह लोगों के मौलिक अधिकारों की कोई परवाह नहीं करती, उसको कुचला जा रहा है। मुझे पता लगा कि आज आप लोगों ने ये सभा भी बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं। यहाँ पर कोई बड़ी सभा करने का अनुमति ही नहीं दी जाती, और खासकर अगर उस संगठन में मुसलमान लोग हों तो बिल्कुल ही अनुमति नहीं दी जाती। इस तरह के हालात बना दिए गए हैं। और ये तो हमारे सारे मौलिक अधिकारों का जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। मुसलमानों को खासकर दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश करी जा रही है। सड़कों पर गुंडागर्दी, मारपीट का माहौल, हर तरह से देश के सिर्फ व्यवस्था का ही नहीं बल्कि
सारे माहौल को खराब किया जा रहा है। मतलब जिसको हम कहते हैं कि सिविलाइज्ड तरीका एक दूसरे से व्यवहार करने का, गाली गलौज, मार पीट, मतलब हर तरह की चीजें को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि अगर एक ज्यादा संवेदनशील सरकार आ जाए, आप लोग ये मानते हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी वो ज्यादा इस भाजपा सरकार से ज्यादा संवेदनशील सरकार। कुछ चीजें अगर ज्यादा संवेदनशील सरकार आ जाए जो ज्यादा समझदार भी हो। इस सरकार में तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये लोग अर्थव्यवस्था समझते ही नहीं, ना समझना चाहते हैं। इनका तो सारा काम यही होता है कि भाई दिखावा कर लो। इन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन, हिंदी में क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो करी बगैर सोचे समझे कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बस दिखावा करना था कि भाई हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं जिससे काला धन खत्म हो जाए। कोई काला धन नहीं खत्म हुआ, सिर्फ आम आदमी गरीबों को बहुत 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 परेशानी हुई, नुकसान हुआ। छोटे छोटे कारीगरों को बहुत नुकसान हुआ, छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत नुकसान हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था उससे बहुत ज्यादा बिगड़ी। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, इनको ना तो समझ है ना समझना चाहते हैं कि भाई कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, कैसे किसी हैंडलूम के सेक्टर को या बुनकरों के सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, कैसे लोगों की तनख्वाह उसमें जो मिल रही है या लोगों को जो पैसा मिलता है उसको बढ़ाया जाए। ये समझना भी नहीं चाहते और समझते भी नहीं। लेकिन मान लीजिए कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की सरकार आ भी जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका जो ये भी पार्टियां नहीं समझेंगी। क्योंकि देखिए ये पार्टियां भी ऐसी नहीं हैं जो जनता की बात समझती हो, मानती हो, जनता की बात पूरी तरह से सुनती हो। असल में आज जो हमारी चुनावी व्यवस्था हो गई है उसमें वही चक्र चल रहा है कि पैसे से चुनाव जीतते हैं, पैसे से सत्ता, और फिर सत्ता में आकर उससे सत्ता का दुरुपयोग करके पैसा बनाते हैं। और ये इसलिए हो रहा है हमारे चुनावी लोकतंत्र में कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें ये पता है कि भाई एक ही कैंडिडेट जीतेगा, चाहे उसकी 30% ही वोट हो, लेकिन अगर और लोगों को उससे भी कम वोट मिली है तो वही जीतेगा, वही एक नुमाइंदा बनेगा इस कंस्टिट्यूएंसी का। उसके बाद जब सरकार बनती है तो हमको ये भी पता है कि भाई एक ही पार्टी की या एक ही कोएलिशन की सरकार बनेगी, और अगर ऑपोजिशन के पास 49% विधायक भी हो तो उनका सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ऑपोजिशन का। तब हम जब वोट देने जाते हैं तो हम एक सरकार को चुनने के लिए वोट देते हैं। उस समय हम ये सिर्फ नहीं देखते कि हमारी राय में कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है या कौन सबसे अच्छी पार्टी है। अगर हमें ये लगता है कि भाई ये पार्टी तो सबसे अच्छी है, मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सिस्ट पार्टी है, CPIM है या कोई और दूसरी छोटी पार्टी है, हमको लगता है कि यही सबसे अच्छी पार्टी है, इसी का कैंडिडेट भी सबसे अच्छा है, लेकिन ये जीतने की हालत में नहीं है, ये पार्टी सरकार तो बना नहीं सकती। तब हम ये नहीं चाहते कि हमारी वोट वेस्ट हो जाए। हम ये देखते हैं कि जो लोग सरकार बना सकते हैं, जो लोग जीत सकते हैं, उनमें से कम खराब कौन, और उनमें से जो कम खराब, अगर हमको लगता है कि भाजपा से कम खराब कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है तो हम उसको वोट दे देते हैं, भले ही वो
बहुत हमको पसंद ना भी हो, यानी भाजपा से बेहतर है लेकिन बहुत अच्छी तो वो भी नहीं। और यही हालात हैं आज देश में कि क्योंकि वो पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसे का चक्र चल रहा है। अब मैं ये समझाता हूँ कि क्यों पैसे की अहमियत इतनी हो गई। देखिए, लोग ये कैसे अनुमान लगाते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। इसका अनुमान लगाया जाता है कि किसकी कितनी विजिबिलिटी है, किस कैंडिडेट या पार्टी की कितना दिखाई दे रहा है। और दिखाई कैसे देता है? इश्तिहार, अखबारों में, टेलीविजन पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हो, उनके पोस्टर्स लोग लेकर चल रहे हो, बड़ी बड़ी रैली हो रही हो, उससे दिखाई देता है कि भाई हाँ, ये तो सत्ता के दौड़ में है। और ये कैसे होता है? ये तो पैसे के ही आधार पर होता है ना। पैसे से आप ये सब चीजें कर सकते हैं। बड़ी बड़ी रैली भी आज पैसे से ऑर्गेनाइज करी जाती है। और इस वजह से हमारा लोकतंत्र एक तरह से चरमराया हुआ है और पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का ही चक्र चल रहा है। और इसको सुधारने के लिए जब तक हम कुछ बुनियादी बदलाव नहीं करेंगे अपने पूरे पॉलिटिकल ढांचे में और चुनावी ढांचे में, हमको पैसे की अहमियत खत्म करने के लिए इन लोगों ने ये बोला कि एक कैंडिडेट एक लोकसभा में 75 लाख या 90 लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो लोग 10-10 करोड़, 50-50 करोड़ भी खर्च कर देते हैं। अब हम उसको रोक नहीं पाते क्योंकि वो कैश में खर्च कर देते हैं, नकद खर्च कर देते हैं, बैंक के थ्रू नहीं करते, हम पकड़ नहीं पाते। अब जब नोटबंदी करी थी मोदी जी ने, उन्होंने बोला था कि हमारा एक मकसद नोटबंदी का ये भी है कि हम चाहते हैं कि सब लोग अपने सब खरीद फरोख्त जो है सब बैंक के जरिए से करें, नकद ना करें। इसलिए हम चाहते हैं कि नकद कम हो जाए, हमारे पूरे समाज में खत्म हो जाए। अब आम आदमी को तो हम मजबूर नहीं कर सकते कि सब कुछ बैंक के थ्रू करें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स को तो हम कर सकते थे। अगर एक लाइन का कानून बना देते, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक और सेक्शन ले आते कि कोई कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग नकद पैसा न लेंगे न देंगे, तब फिर इसको रोका जा सकता था, ये जो लिमिट से ज्यादा पैसे खर्च किए जाए। दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के ऊपर तो आपने लिमिट लगा दी कि भाई 75 लाख या 90 लाख से ज्यादा आप नहीं खर्च कर सकते, चाहे वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर तो कोई लिमिट नहीं लगाई। यानी कि भाजपा ने पिछले 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए अपनी पार्टी के लिए चंदे से लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए या और तरीके से। एक चुनाव, एक लोकसभा के चुनाव में अगर वो 500 कैंडिडेट भी उतारे तो उनके सारे कैंडिडेट मिलाकर 450 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। लेकिन अगर भाजपा के पास 15,000 करोड़ हैं, तब उस 450 करोड़ का कोई मायने नहीं रहा। वो 15,000 करोड़ पार्टी खर्च कर रही है जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं, वो भी लिमिट नहीं लगाई गई। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाना चाहिए, ज्यादातर देशों में है। यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टी, आप वोट जब डालते हैं, एक पार्टी को वोट डालते हैं और पार्टी को अगर 2% वोट भी मिले तो 2% उसके नुमाइंदे असेंबली में या पार्लियामेंट में जाते हैं। यानी कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी को 2% वोट भी मिले तो उनके 11 लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। तब हमको ये नहीं लगेगा कि हम छोटी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। तब हम खुलकर जो हमको पार्टी अच्छी लगती है उसको वोट देंगे। दूसरी बात, आज हमने सिर्फ एक ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं कि हमने अपने नुमाइंदे चुन लिए, हमने 5 साल में, हमारा एक ही राइट है कि 5 साल में हम वोट डाल सके और उसके बाद
हमने अपने नुमाइंदे चुने और उन नुमाइंदों ने सरकार बनाई और फिर वो लोग सरकार चलाते हैं। हमसे कोई राय नहीं ली जाती कि भाई आप कैसी पॉलिसी चाहते हैं, बुनकरों के बारे में क्या चाहते हैं। जनता से कभी कुछ नहीं पूछा जाता और वो लोग फिर 5 साल तक राज करते हैं और बहुत सारे ऐसे फैसले कानून बनाए जाते हैं जो जनता चाहती है उसके बिल्कुल खिलाफ। अगर उस पर जनमत संग्रह कराया जाए कि भाई ऐसी पॉलिसी हो कि ना हो, आज सारा कुछ, सारी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था देश की अडानी अंबानी 2 लोगों के नाम करी जा रही। अगर लोगों से पूछा जाए कि भाई आप क्या, जनमत संग्रह करके पूछा जाए कि आप कैसी पॉलिसी चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, तो ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि भाई हम ये तो नहीं चाहते जो सरकार करना चाहती है। तो सरकार वो करती जा रही है जो जनता नहीं चाहती, लेकिन जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो फिर वही 2 पार्टी खड़ी होती है सामने, जिनके पास खूब पैसा है और जो खूब विजिबल है, और उन्हीं को हमको वोट देना पड़ रहा है। तो हमको बहुत सारे पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सुधार इस देश में करने पड़ेंगे अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए, जनता की बात सुनी जाए। संगठित होना तो बहुत जरूरी है। अगर हमको अपनी बात मनवानी है, अपनी मांग मनवानी है, हमारी पहली बात तो हमारी मांग जायज होनी चाहिए, और अगर जायज मांग भी है तो ये लोग हमारी बात नहीं सुनते। कभी कभी सुनते हैं तो तभी सुनते हैं जब इनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा संगठन है और अगर इनकी बात नहीं सुनी तो हमारे इतने वोट खत्म हो जाएंगे, इतने लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए संगठित होना तो बहुत जरूरी है। न्यूनतम मजदूरी सबको मिलनी चाहिए, बिजली में जो भी सब्सिडी पहले दी जा रही थी वो दी जानी चाहिए, जो भी और चीजें करने की जरूरत है बुनकरों की व्यवस्था ठीक करने के लिए वो करी जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखिए आज आगे चलकर इस देश में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ने वाली है। ये बात सही है कि इस सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि ये सरकार को ना तो समझ है कि रोजगार कैसे पैदा करना है, ना इनकी कोई इच्छा है, क्योंकि इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था इस अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े जो करोड़पति हैं उनके हाथ पे ये देना चाहते हैं। उनको कोई रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अच्छी सरकार भी आती है तब भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स अब होने वाले हैं हमारे देश में जहां पर एम्प्लॉयमेंट कम होगा और धीरे धीरे खत्म होगा, और ये इसको रोकना बहुत मुश्किल है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, बहुत सारा काम जो है टेक्नोलॉजी के तहत मशीनों से होगा। जो आज बुनकर पावर लूम में भी काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरी करीब करीब खत्म होने वाली है अगले कुछ सालों में। उसको रोका नहीं जा सकता। ये तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती है उसको रोका नहीं जा सकता। अल्टीमेटली देखिए हमारे समाज में क्या होना पड़ेगा, 90% लोग अगले 15 साल में जो है बेरोजगार होने वाले हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में। अब हमको क्या करना होगा, हमको एक कानून बनाना होगा जिसमें हरेक जने को, जिसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पर वो मिनिमम जितना भी है 5,000 10,000 जो भी तय किया जाए उतना सरकार दे। यही एक तरीका है। और हमको रोजगार के कानून की मांग करनी होगी, या तो सरकार सबको कम से कम न्यूनतम दर पर रोजगार दे, और नहीं दे सकती है तो बेरोजगारी का अलाउंस दे उतना, या उससे कम से कम उसका आधा या 75% दे। उसके बगैर अब कोई और विकल्प आगे नहीं बचेगा। उस तरह का कानून हमको लाना ही होगा, और उसके लिए जब हम मांग करेंगे तो सरकार को मजबूर होकर
इस तरह की नीतियां बनानी होगी कि भाई हमारे पास ये बुनकर हैं, इन लोगों के पास ये स्किल है, ये लोग ये काम कर सकते हैं, और इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अगर हमको ये सब्सिडी देनी है तो हम ये सब्सिडी दें। ये उससे तो कम से कम बेहतर है कि ये लोग सब बेरोजगार हो जाएं और हमको बेरोजगारी भत्ता देना पड़े। इसलिए सरकार को मजबूर होकर ऐसी पॉलिसी सोचनी होगी, ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें कि बुनकरों को रोजगार मिल पाए। लेकिन वो तब होगा जब हम ये इस कानून की मांग करेंगे। बिल्कुल जायज डिमांड है कि भाई रोजगार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी डिग्निटी को हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार सबका मौलिक अधिकार है। और अगर वो मौलिक अधिकार है तो रोजगार भी होना मौलिक अधिकार है, और रोजगार अगर उसको नहीं मिल सकता तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता उतना मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल जायज डिमांड है। और जब ये हम लोग मिलकर संगठित होकर सारे लोग, और ये सिर्फ बुनकरों की बात नहीं है, आज बेरोजगारी हर सेक्टर में है, बहुत है। आप लोग सोचते हैं बुनकरों की हालत खराब है, बहुत सारे सेक्टर्स में हालत खराब है लोगों की। ये जो गिग वर्कर्स होते हैं, ये जो डिलीवरी करते हैं इनके लिए, अमेज़न वगैरह के लिए, इन लोगों को कितना पैसा मिलता है? उनको भी दिन में 200-300-400 रुपए मिलता है। अपनी स्कूटर यूज करनी पड़ती है, बहुत जोखिम उठाते हैं, बहुत कम पैसा मिलता है। तो बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है। रोजगार भी जिनको मिला हुआ है इस तरह का, उनको बहुत कम पैसा मिल रहा है। और ये हालात और बिगड़ने वाले हैं। देखिए, एक तो ये है कि ये सरकार जाएगी, अब तो जाने ही वाली है। अगली बार मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा की सरकार रहेगी। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आएगी, या केंद्र में भी अब कांग्रेस की और ऑपोजिशन वालों की सरकार आएगी अगली बार। लेकिन उनके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं रहेगा। बहुत मुश्किल होगा ऐसी व्यवस्था करना कि सब लोगों को प्रॉपर रोजगार मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को यही करना पड़ेगा कि भाई एक ऐसा कानून बने कि सबको, या तो आप रोजगार सबको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा उसको न्यूनतम दर मिले। और तब सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हम इस तरह से पैसा दें, या इन लोगों को थोड़ी सब्सिडी दे दें, इनकी बिजली का रेट कम कर दें, इनका ये कर दें, इन लोगों को यूज तो करें, यूटिलाइज तो करें, इनका जो स्किल है उसको यूटिलाइज तो करें। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हम लोगों को अपने बुनकरों की बातें तो करनी ही है, संगठित होना ही है, जो हमारी जायज डिमांड है वो उठानी ही है। लेकिन साथ में इस कानून की भी मांग करनी है, जो एक व्यापक कानून है, पूरे देश को अफेक्ट करता है, खासकर युवा लोगों को अफेक्ट करता है, कि हमको एक रोजगार के अधिकार का कानून चाहिए। जैसे सूचना के अधिकार का कानून है, उस तरह से जैसे ये मनरेगा वाला कानून है कि भाई गांव में 100 दिन का कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिले, उसी तरह का हम कह रहे हैं कि पूरे देश में हर एक जने को जो 21 साल से 60 साल की उम्र के बीच में हो, उसको आप कम से कम न्यूनतम दर पर एम्प्लॉयमेंट दीजिए, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दीजिए। तो अगर हम इस तरह से काम करते हैं, अगर हम संगठित होकर काम करते हैं, अगर हम जनहित में के मुद्दे संगठित होकर उठाते हैं, तब हो सकता है। और हमको वो पॉलिटिकल रिफॉर्म जो मैंने जो बात करी, जो चुनावी सुधार और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, उसके लिए भी अपनी आवाज उठानी होगी। तब जाकर कुछ इस देश की व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन अब सुधरने लगी है। देखिए, एक अच्छी बात ये हुई है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया, अखबारों को और ये टेलीविजन स्टेशंस को। लेकिन एक दूसरा वैकल्पिक मीडिया खड़ा हो गया है, जो यूट्यूब पर है और इंटरनेट पर है, और उस वैकल्पिक मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। और उसी की वजह से पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव में भाजपा हार पाई,
नहीं तो पूरा उनका पूरा कब्जा था, पैसे के ऊपर भी पूरा कब्जा, सारे प्रोपेगेंडा की मशीनरी के ऊपर भी पूरा कब्जा था, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पूरा कब्जा था। लेकिन फिर भी वो पूरा जीत नहीं पाए क्योंकि ऑल्टरनेट मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया। अब पॉलिटिकली तो चीजें बदल रही हैं। एक समय ये था जब मोदी जी का बड़ा दबदबा था, वो बड़ा वोट बटोर लेते थे, लेकिन आज तो वो जहाँ जाते हैं उनकी वोट कट जाती हैं। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उतना ज्यादा हार उनकी हो रही है। उसी तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो आने वाले 4 चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड और जम्मू और कश्मीर, सब में भाजपा हारेगी। तो पॉलिटिकल हवा तो दूसरी तरफ चल रही है, लेकिन ये मत सोचिए कि भाई कांग्रेस आ गई, ऑपोजिशन पार्टीज आ गई तो हमारी सब समस्या हल हो जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा सा बेहतर होगा, माहौल जरूर बेहतर होगा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन पार्टियों में भी हैं, और वो इसीलिए हैं क्योंकि ये पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसे का चक्र चल रहा है। तो बस मैं यही सब कहना चाहता था। मैं आप लोगों को सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोग संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़िए। जो जायज आपकी डिमांड है उनको संगठित होकर उठाइए, और चाहे ये सरकार ना भी माने, अगली सरकार जरूर मानेगी। आपकी जितनी जायज डिमांड है उनको जरूर माना जाएगा। और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, देखिए कोर्ट में ये ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो नहीं ले जाई जा सकती। ये कोर्ट का मामला नहीं है, सरकारी पॉलिसी का मामला है, और इसमें हमको सरकार के ऊपर ही दबाव डालना पड़ेगा। लेकिन जब जहाँ जहाँ कोर्ट में कोई मुद्दा ले जाया जा सकता है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।